आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के। क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है मधुमक्खी पालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे यहाँ पर मधुमक्खी पालन से संबंधित जो मुद्दा है पहले उसको समझ लेते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। देखिए सबसे पहले ये आप जान रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, देखिए वर्तमान समय में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, अधिकाधिक क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत से होने वाले हैं, तो डेली बेसिस पर मैं एक दो क्वेश्चन इससे देता रहूँगा, ठीक, जैसे जैसे जो न्यूज़ में रहेगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल घोषित किया कि किसानों का इनकम डबल करेंगे। किसानों का इनकम डबल कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि हम लोग मीठी क्रांति के तहत, जो आत्मनिर्भर भारत में मीठी क्रांति के तहत शहद का जो उत्पादन है उसको बढ़ाएंगे, है ना, और उसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, केंद्र सरकार ने आवंटित किया, ठीक। अब इसको आप समझें कि वर्तमान समय में भारत जो है वो विश्व में 5 बड़े हनी प्रोडक्शन में भारत 5 बड़े देशों में शामिल है। 2005-06 की तुलना में 2018-19 में 242% प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है और 265% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, ठीक। आगे बोलता है कि NBAHM नेशनल बी एंड हनी मिशन के द्वारा 30 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया है, वो लोग हनी उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप ये समझें तो पहला बोलता है सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो लाइन सही है। दूसरा बोलता है सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की घोषणा की है, तो वो भी सही है, मीठी क्रांति से जोड़ा गया है इसको, ठीक है। इसके अलावा और जो चीजें इस पर बन सकती हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो दोनों सही होने के कारण ऑप्शन सी फॉर कैट, जहां 1 और 2 दोनों सही है, यही सही होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है न्यू एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग मोबाइल ऐप के बारे में विचार करें। देखिए ये अभी न्यूज में क्यों है ये समझिए। उमंग जो ऐप है ये 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस न्यू एज गवर्नेंस उमंग कहलाता है। ये ऑल इन वन, भारत सरकार का ऑल इन वन ऐप है। इस पे भारत सरकार के लगभग 127 विभाग, 25 राज्य और लगभग 180 जो बेहद नेसेसरी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर जो है लाइव है, ठीक। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका काम अभी आपको मैंने बताया था कि अम्फान चक्रवात आया हुआ है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो जो अम्फान चक्रवात आया हुआ है वहाँ पर भी इसका रोल है। रोल क्या है? मतलब कि ये जो चक्रवाती चेतावनी होती है, मौसम पूर्वानुमान होता है, वर्षा की जानकारी होती है या पर्यटन से संबंधित जानकारी होती है, वो सारी चीज़ें जो है ये उमंग एप्लीकेशन के द्वारा आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये अम्फान चक्रवात के समय ये एक्टिव है, इसलिए ये न्यूज़ में बार बार आ रहा है, ठीक। तो अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यह 2007 में एक सिंगल मोबाइल ऐप पर प्रमुख सरकारी सेवाओं को लाने के लिए लॉन्च किया गया है, लाइन सही है। दूसरा, मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाओं के अलावा IMD द्वारा जारी चक्रवात की चेतावनी, मौसम का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन संबंधी अध्ययन जानकारी उमंग ऐप पर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है यहाँ पर बताया गया आपको, दोनों सही होने के नाते सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के दिशा में पहल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कल वाले में मैंने आपको बताया था कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। तो अब जब जैव विविधता दिवस मनाया गया तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए। ठीक, उसमें निर्णय क्या लिया गया? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और यूएनडीपी ने एक कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के शुभारंभ की बात की, बोला कि हम लोग बायोडायवर्सिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे, जैव विविधता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हर साल 20 लोगों को हम लोग मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर की डिग्री उपलब्ध कराएंगे। अब बायोडायवर्सिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही यूएनईपी ने भी सहयोग दिया और उसने भी जो है एक पहल की, और उसने पहल की एक और मिशन की। बोला कि सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते थीम के अंतर्गत जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनकी तस्करी, और जो वहाँ पर कुछ महामारियाँ फैल जाती हैं जिसके कारण बायोडायवर्सिटी खतरे में है, उसको रोकने के लिए उपाय अपनाए जाएंगे। ऐसा यूएनईपी ने भी इसके साथ मिल करके कार्य करने का, इस हेडिंग के इस विषय के अंतर्गत कार्य करने का प्रस्ताव रखा है। क्लियर है? और ये भी माना गया कल की मीटिंग में, कल के दिवस में ये भी माना गया कि 2020 सबसे अच्छा वर्ष होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसमें सारे पोल्यूशन वगैरह जो है काफ़ी कम हो गए हैं। तो लोगों ने निर्णय लिया कि ये साल जो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो पहला बोलता है जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम नीति आयोग की एक पहल है। तो नीति आयोग नहीं, एनबीए और यूएनडीपी की पहल है, जिसका साथ दिया है यूएनईपी ने। पहल एनबीए और यूएनडीपी की है। अब बार बार फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूएनडीपी, यूएनईपी, ये सब पता होना चाहिए, है ना, कितनी बार बता चुके हैं। आगे, इस कार्यक्रम में लुप्त प्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी पर अभियान सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते का शुभारंभ भी देखा गया, जिसे यूएनईपी के साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, तो दूसरा लाइन सही है, पहला लाइन गलत। तो दूसरा सही है तो केवल 2 सही है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूज में क्यों है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ सरकारी कर्ज पर स्टेटस पेपर। ध्यान देंगे, समझते हैं स्टेटस पेपर क्या है। जो भारत का कर्ज है, भारत जो कर्ज लेता है, चाहे वो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, जो कर्ज भारत में लिया जाता है, वो कर्ज पर एक पेपर जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और ये पेपर जारी करने का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड 2011 से शुरू हुआ है। ठीक, तो 2011 से शुरू हुआ है, ये 2020 चल रहा है, तो 9वां संस्करण जारी किया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। तो कल 9वां संस्करण जारी किया है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें समस्त कर्ज की स्थिति पता चलती है भारत के, है ना। पिछला साल, जैसे ये 2020 है, तो 2020 में जो कर्ज पेपर जारी किया जाएगा, स्टेटस पेपर, उसमें 2019 का जो राजकोषीय घाटा है वो पूरा रहेगा, 2020 की स्थिति रहेगी और 2021 की स्थिति रहेगी कि हम लोग कैसे कैसे लोन लेंगे 2020-21 में। और 2019 में जो हमने लोन लिया था
उसकी क्या स्थिति हुई थी उसको भी बताता है, यानी 3 सालों का डेटा इसमें रहता है। ठीक है, तो नौवें संस्करण में यानी 2020 में जो प्रस्तुत किया गया सरकारी कर्ज पेपर, उसमें प्रमुख बात जो कही गई, बोला गया कि 2017-18 यानी कि 2018 की तुलना में 2019 में जो कर्ज है उसमें 0.1% जीडीपी का 0.1% कम हुआ है। ठीक है, यानी कि 45.8% जीडीपी का 45.8% केंद्र सरकार का लोन था 2018 में, और 2019 में वो लोन 0.8% से जो था वो 0.7% हो गया है, मतलब 0.1% कम हुआ है। और इस प्रकार जो भारत का टोटल कर्ज उस साल है वो 86.73 लाख करोड़, जैसे 20 लाख करोड़ अभी जारी किया वैसे 86.73 लाख करोड़ ये टोटल कर्ज केंद्र सरकार का ये हुआ। क्लियर है। आगे बोलता है कि जब केंद्र और राज्य दोनों के ऋण को मिला लिया जाएगा तो बोलता है वह ऋण जीडीपी का 68.7% था 2018 में, तो 2019 में 68.6% हो गया है। और आगे बोलता है जो औसत ब्याज पर लागत आती है 2018 में जितनी थी उतनी ही 2019 में है, अपरिवर्तित है और 7.1% के बराबर है। ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझें तो पहला लाइन बोलता है केंद्र सरकार 1990 से सरकारी ऋण पर एक स्टेटस पेपर ला रही है, तो 2011 से ला रही है, ना कि 1990 से। तो पहला लाइन तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं दूसरा लाइन, बोलता है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज वित्त वर्ष 17-18 में 45.8 वर्ष से 0.1% कम होकर वित्त वर्ष 19 में 0.7% हुआ, 45.7% हुआ। तो सही है ये बात, तो दूसरा लाइन सही है, इसलिए बी फॉर बॉल जो होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे, समझते हैं। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो है हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO के कार्यकारी संगठन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। WHO का प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज है ना। ध्यान दीजिए, ये WHO के कार्यकारी संगठन जो बोर्ड है उसमें 34 सदस्य होते हैं, 34 मेंबर्स होते हैं। इन 34 मेंबर्स का कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, इसके 6 क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। WHO की 6 क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। उन्हीं 6 क्षेत्रीय समितियों द्वारा इसका अध्यक्ष चुना जाता है 1 साल के लिए। जो यहां पर आएगा 34 सदस्य, उसी में से चुना जाएगा किसी एक को। तो ये जो 34 होंगे इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक, तो WHO के 147वें सत्र में मई महीना चल रहा है, कल 147वां सत्र इसका हुआ, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया है, नामित कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। ठीक है, रोटेशन के आधार पर भारत का नंबर था, इसके पहले श्रीलंका।
और रोटेशन के आधार पर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को चुन लिया गया। ठीक है, अब ये जनवरी में जो इसकी अध्यक्षता होगी, जो इसकी बैठक होगी, कार्यकारी समिति का इसका जो बैठक होगा, उसकी अध्यक्षता 148वां सत्र होगा, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह करेंगे। ठीक है, और बोलता है कि फिर मई 2021 में, देखिए मई 2020 में इनको मिला हुआ है, तो मई 2021 में ये अगले वाले को सौंप देंगे, यानी कि जो दूसरा नया नामित होगा उसको ये सौंप देंगे। क्लियर है? और लेकिन इनका कार्यकाल अभी और 2 साल आगे तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य आता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, तो एज ए मेंबर ये और 2 साल तक काम करेंगे WHO में, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट 1 साल के लिए गए हैं। ठीक, तो समझते हैं यहाँ पर WHO का कार्यकारी बोर्ड 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्यों से बना होता है, जिन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यहाँ पर अगर आप समझें तो यहाँ तो ये लाइन सही थी, लेकिन यहाँ पर आके गड़बड़ हो गया, 5 की जगह 3 होना चाहिए, इसलिए लाइन 1 गलत हो गया। लाइन 2 बोलता है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की उसके सदस्यों द्वारा 6 WHO क्षेत्रों की क्षेत्रीय समितियों द्वारा रोटेशन के आधार पर नामित किया जाता है। तो बात सही है, तो दूसरी बात सही होने के नाते बी फॉर बॉल करेक्ट होगा। क्लियर है? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा कुछ उपाय अपनाए गए हैं। इस कोविड-19 की महामारी में RBI ने कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, अब जो RBI ने कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है बैंकों को। फिर उसके बाद एग्जिम बैंक जो हैं उनको भी दिया गया 15,000 करोड़। तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण कदम, 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4% की कमी RBI ने कर दी है सब में। रेपो रेट, बैंक रेट, MSF और रिवर्स रेपो रेट, है ना। आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है MSF, सब आपको पढ़ाया गया है। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो जो है इकोनॉमी के मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें इकोनॉमी में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR वगैरह वगैरह सब पढ़ाया गया है। तो बोलता है 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 4.4 रेपो रेट था, उसे 4% कर दिया। अब रेपो रेट कम कर देगा तो लोन सस्ता हो जाएगा। MSF और बैंक रेट को भी कम कर दिया, बोला 4.65 से घटा करके 4.25 कर दिया। तो इसको कम कर दिया तो भी लोन सस्ता हो जाएगा, बाजार में पैसा जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया। रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा तो भी बाजार में पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा होगा फिर वो बैंकें RBI में अपना पैसा नहीं ले जा करके देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब तीनों कम किया है, तीनों कम करने के कारण क्या होगा कि मार्केट में पैसा अधिक फ्लो होगा। ठीक है, तो RBI ने रेपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी शुल्क जो 1 रात के लिए होता है, और बैंक रेट उसमें कटौती की है, रेपो रेट में भी कटौती की है। ठीक है, आगे बोलता है कि विशेष कारपोरेट समूह को अधिकतम ऋण जो है, बोलता है पहले 25% सीमा थी, अब उसको बढ़ा करके 30% कर दिया। बोला कि मान लो बैंक की पूंजी 100 रुपये है। ठीक है, अब 100 में से मान लो SLR, CRR, है ना, SLR, CRR और PSL मिला करके कुछ हो रहा है मान लो। ठीक है, अब जितना बच गया, मान लो 30 रुपये बच गया, तो इस 30 का पहले 25% तक किसी एक कारपोरेट समूह को दिया जा सकता था। अब बोलता है जो मतलब पात्र है, जो
पात्र पैसा जो देनदारी होती जिसका आप बाजार कर सकते हो कॉरपोरेट में, उसका पहले 25% था, अब उसको बढ़ा करके 30% कर दिया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव किए आरबीआई ने। तो पहला बोलता है रेपो रेट को 40 आधार अंकों से घटाकर 4.4% से 4% कर दिया गया। लाइन सही है, 4.4 से 4 हो गया। कितना बेसिस पॉइंट कम हुआ? 40 बेसिस पॉइंट कम हुआ। ठीक है। बैंक किसी विशेष कारपोरेट समूह को अधिकतम ऋण दे सकते हैं जो बैंक के पात्र पूंजी, पात्र पूंजी समझ रहे हैं ना आप? पात्र पूंजी का मतलब है कि जो पूंजी कॉरपोरेट को देने के लिए उनके पास होती है उसे पात्र पूंजी कहा जाता है। तो बोलता है उस टोटल का किसी एक समूह को 25% पहले देने का प्रावधान था, अब वो प्रावधान बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समझें तो लाइन 1 लाइन 2 दोनों सही होने के कारण ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अक्सर समाचारों में एनटीपीसी लिमिटेड, बार बार सुनते हैं एनटीपीसी, अभी न्यूज में क्यों है उसको देखिए। एनटीपीसी और ओएनजीसी, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने मिल करके एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का निर्णय लिया है जो अक्षय ऊर्जा व्यवसाय करेगी, है ना। जैसे अब समझिए कि पवन से ऊर्जा बनती है, या आप समझिए कि जो लहरें होती हैं, लहरों से भी ऊर्जा बन सकती है। ठीक है, तो उन पर काम करने के लिए एनटीपीसी और ओएनजीसी ने दोनों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो अब ओएनजीसी खुद मतलब जो है इसी विभाग के अंदर की पीएसयू है, लेकिन बात करेंगे जब एनटीपीसी, तो एनटीपीसी किस विभाग का पीएसयू है? पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहा जाता है या यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, पीएसयू कौन होता है? बोलता है कि वह कंपनी जिसका 51% या उससे ज्यादा का शेयर सरकार के पास हो, उसे पीएसयू कहा जाता है। ठीक, तो बोलता है कि एनटीपीसी लिमिटेड नामक पीएसयू का उल्लेख किया जाता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो है खास करके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनटीपीसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये बेसिकली जो है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी फॉर डॉग जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तो जो है ये ओएनजीसी आता है। ठीक है, तो समझ पाए आप, डी फॉर डॉग जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, विकलांग लोगों के लिए रोजगार के संवर्धन के राष्ट्रीय केंद्र नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, इस कोविड-19 के महामारी में ये एनसीपीईडीपी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने जो है जो वित्त है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, इसलिए न्यूज़ में है। यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनके सशक्तिकरण के पीछे ये काम करती है। तो इस कोविड-19 में जाहिर सी बात है कि विकलांग लोग तो काफ़ी जो है समस्या में होंगे। तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक एनडीएन है, एनडीएन यानी कि नेशनल डिसेबल्ड नेटवर्क, उसके माध्यम से ये पूरे देश में जो है ये देखती है कि कौन लोग डिसेबल्ड हैं, कैसे उनके तक पहुंच जो है बनाई जाए। ये एक गैर लाभकारी संस्था है जो विकलांगों को सशक्तिकरण के लिए जो है विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। और 1996 में
इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, तो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आप समझें यहाँ पर तो बोलता है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक गठन है, गलत है ये, ठीक है। दूसरा बोलता है कि यह 1996 में पंजीकृत किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो दूसरा लाइन सही है। तो यहाँ पर बी फॉर बॉल सही होगा क्योंकि दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नोटिस दिया है, किस चीज पर, OST पर, ओपन स्काईज संधि जो हुई है, ओपन स्काईज ट्रीटी जो हुई है, उससे बाहर निकलने के लिए किसी देश ने नोटिस दिया हुआ है। तो समझते हैं क्या खेल है, OST है क्या, ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। बोलता है कि जो देश समझौता किए हुए हैं ओपन स्काई ट्रीटी, उसमें एक देश, मान लो ये 2 देश हैं, दोनों देशों ने समझौता किया हुआ है। तो अगर समझौता हुआ है तो ये देश से कुछ विमान जो टोही विमान के रूप में होंगे, जिन पे हथियार नहीं होगा, वो विमान दूसरे देश के क्षेत्र में जा करके ये देख सकते हैं, दूसरे देश में संचरण कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि दूसरा देश किस तरह का हथियार बना रहा है, किस तरह के हथियार डेवलप कर रहा है। क्लियर है। तो इसमें वर्तमान में मतलब 34 देश हस्ताक्षर किए हुए हैं। 35वां किर्गिस्तान इसमें शामिल हुआ है, लेकिन अभी जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये 1992 में ओपन स्काई ट्रीटी साइन हुआ था, लेकिन 2002 से लागू हुआ है। वर्तमान में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पिछले दिनों जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रसिया ने लगातार ओपन स्काई ट्रीटी का उल्लंघन किया है, इसलिए हम लोग ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। क्लियर है। भारत अभी भी इस ट्रीटी का या इस संधि का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये यहां पर अगर समझ पा रहे हो तो यहां पर ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा, जिसमें अमेरिका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर्स, और ध्यान देंगे मेरी बात कि इसके बाद तुरंत एक और बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास आपके सामने है। तुरंत इससे बाहर निकलिए और इससे बेहद इम्पॉर्टेंट एक क्लास आपको मिलने वाली है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया है। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।